एक रेस्तोरां में पहुंचकर हम आमने सामने बैठ गए। लिली आंद्रे ने खाने का ऑर्डर दे दिया था। उसने पूछा, तुम इस बात पर हैरान हो रहे होगे कि अगर मेरे पास इतनी बड़ी रकम है तो मैं कार क्यों नहीं खरीद लेती। क्यों, यही बात है ना। मैंने एतराफ किया, तुम ठीक कह रही हो, मैं वाकई ये सोच रहा था। वो मेरी आंखों में देखकर मुस्कुराई, बोली, तुम मुझे झूठा समझते हो। मैंने जल्दी से कहा, हरगिज नहीं। इसके बावजूद मेरी हैरत अपनी जगह मौजूद है। वो बोली, मेरे लिए यही काफी है कि तुमने मुझे झूठा नहीं समझा। कार की मेरे लिए कोई हैसियत नहीं है। मेरे डैडी बहुत अमीर आदमी हैं, लेकिन उनसे कुछ इख्तिलाफात के बायस मैंने उनसे अलहदगी इख्तियार कर ली है। मैं अपने पैरों पर खड़ा होना चाहती हूँ। डैडी मुझे बहुत चाहते हैं। अलहदगी के बाद उन्होंने मुझे हर तरह की सहूलतें फराहम करने की कोशिश की, मगर मैंने इनकार कर दिया। आज भी अगर उन्हें सिर्फ ये इल्म हो जाए कि उनकी बेटी को किसी मदद की जरूरत है तो मुझे किसी से कुछ कहने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मैंने कहा, तुम तो छुपी रुस्तम निकली। बोली, ना तो मैं रुस्तम हूँ और ना ही खुद को किसी से छुपाने की कोशिश करती हूँ। मैंने अपने लिए तो उनसे कभी मदद तलब नहीं की, लेकिन अगर मेरे किसी मोहसिन को जरूरत हो तो मैं डैडी से किसी किस्म की सिफारिश करने से जरा भी नहीं हिचकिचाऊंगी। मेरी अना मेरे किसी मोहसिन पर मुकद्दम नहीं हो सकती। मैंने मजे का खेज अंदाज में कहा, क्या बेपर की उड़ा रही हो? कहाँ का मोहसिन और कैसा मोहसिन? वो बोली, तुमने उन दरिंदों के चुंगल से बचाकर मुझ पर जो एहसान किया है। मैंने उसकी बात काटी, मैंने कोई एहसान नहीं किया, ये मेरी आदत है। तुम्हारी जगह कोई भी होता मैं उसकी मदद जरूर करता। वो बोली, हाँ तुम अच्छे आदमी हो, मदद करते वक्त ये नहीं देखते कि किसकी मदद कर रहे हो। बस तुम्हें ये यकीन होना चाहिए कि जिसकी तुम मदद कर रहे हो वो वाकई मदद का मुस्तहिक है। क्यों, मैं ठीक कह रही हूँ ना? मैंने कहा, मैं किसी के साथ ज्यादती होते नहीं देख सकता। वो बोली, तुम्हारी गुफ्तगू के अंदाज से मुझे यूं महसूस हो रहा है जैसे तुम मेरी मदद कबूल करने से गुरेज कर रही हो। मैंने कहा, जो काम मैं अपनी मर्जी से करता हूँ उसका मुआवजा लेना पसंद नहीं करता। वो उदासी से बोली, मुझे गलत न समझो, मैं तसव्वुर भी नहीं कर सकती कि अपने किसी अमल से तुम्हारे किसी एहसान का बदला चुका सकूंगी। मैंने उकताए हुए अंदाज में कहा, तो अब तुम मुझसे क्या चाहती हो? बोली, मैं तुम्हारे काम आना चाहती हूँ। मैंने कहा, इसी हवाले से कि मैंने तुम्हारी मदद की थी। बोली, वो तो महज हमारी शिनासाई का एक बहाना था, और अब अगर मैं तुम्हारे किसी काम आ सकी तो इसे अपनी खुशकिस्मती समझूंगी। मैंने कहा, तुम्हारे डैडी क्या कारोबार करते हैं? उसने मुस्कुरा कर कहा, बहुत तवील फहरिस्त है, अगर तुम रजामंदी जाहिर करो तो तुम्हें अपनी मर्जी की मुलाजमत मिल सकती है। मैं सोच में पड़ गया। उसे ये कहकर तो मैं फंस ही चुका था कि मुझे मुलाजमत की तलाश है, और अब उससे पीछा छुड़ाने की सबसे उम्दा तरकीब यही थी कि मैं मुलाजमत करने की हामी भर लूं, वरना अंदेशा था कि वो यूं ही मुझसे बहस किए जाती। मैंने कहा, मुलाजमत की नौयत मालूम किए बगैर भला मैं क्या कह सकता हूँ? वो खुश होते हुए बोली, गोया तुम तैयार हो, आज शाम में डैडी से तुम्हारी मुलाकात करा दूंगी। फिक्र न करो, उनके पास मुलाजमतों की कमी नहीं है, जैसी मुलाजमत तुम चाहोगे वैसी ही मिलेगी। मैंने पूछा, उस मुलाजमत के लिए मुझे क्या तैयारियां करनी होंगी? वो बोली, कुछ भी नहीं, बस यहाँ से खाना खाकर मैं तुम्हें अपने फ्लैट ले चलूंगी और शाम को हम इकट्ठे ही डैडी से मिलने चलेंगे। खाने के बाद वो मुझे अपने फ्लैट पर ले गई। फ्लैट मुख्तसर सा था, मगर उसकी सज धज देख कर मेरी आंखें खुली की खुली रह गईं। मैंने बौखला कर पूछा, तुम्हारी माहाना आमदनी क्या है? वो हंस पड़ी, बोली, ये फ्लैट जो तुम देख रहे हो ये मेरे डैडी का है, और ये वो वाहिद सहूलत है जो मैंने कबूल की है, मगर मैं इसका बाकायदा किराया अदा करती हूँ। मैंने एक तवील सांस ली। वो वाकई बाकिरदार लड़की थी। मैंने पूछा, तुम्हारे डैडी से मुलाकात कहाँ हो सकती है? बोली, ये बताना बहुत मुश्किल है, उनकी मसरूफियात इस कदर होती हैं कि उनके बारे में कुछ पता नहीं चलता कि कब कहाँ होंगे। मैंने कहा, फिर उनसे मुलाकात कैसे होगी? बोली, देखो, शाम को उनकी तलाश में निकलेंगे, किस्मत ने जाफरी की तो कहीं न कहीं मिल ही जाएंगे। वो चंद घंटे मैंने लिली आंद्रे के फ्लैट में गुजारे। वो बहुत सुलझी हुई लड़की साबित हुई। मुझे इस बात का कलक होने लगा कि मैंने उसे भी इब्तिदा में आम लड़कियों की तरह क्यों ट्रीट किया। शाम को सूरज गुरूब होने के बाद हम फ्लैट से निकले। लिली ने मुझसे पूछा, तुम्हें जल्दी तो नहीं है? मेरा इरादा यह है कि पहले कहीं खाना खा लिया जाए, फिर डैडी की तरफ चलेंगे। मैंने कहा, जैसे तुम्हारी मर्जी। हमने गुमदा से रेस्तोरां में खाना खाया। वो बिल अदा करने पर मुसिर थी। बड़ी मुश्किल से मैं उसे इस बात पर कायल करने में कामयाब हुआ कि बिल मैं ही अदा करूंगा। इसके लिए मैंने उसे धमकी दी थी कि अगर उसने बिल मुझे अदा न करने दिया तो मैं उसके साथ नहीं जाऊंगा। खाने के बाद हम फिर रवाना हुए। इस बार हमारी मंजिल एक आलीशान क्लब साबित हुआ। मैंने हैरत से आंखें फाड़ कर क्लब को देखा। कहा, ये तुम मुझे कहाँ ले आई? वो मुस्कुरा कर बोली, तेल अवीव का सबसे बड़ा क्लब है और मेरे डैडी की मिल्कियत है। मैं वाकई हैरान रह गया। मेरे लिए ये अंदाजा करना ज्यादा मुश्किल नहीं था कि इसी एक जरिए से होने वाली आमदनी हजारों डॉलर यौमिया होती होगी। मैंने कहा, हम यहाँ भी तो खाना खा सकते हैं। वो बोली, मेरी महदूद आमदनी मुझे इस बात की इजाजत नहीं देती कि मैं इतनी महंगी अय्याशी की मुतहम्मिल हो सकूं। मैंने खिजालत से कहा, ओहो माफ करना, मुझे ख्याल नहीं रहा, अगर हम यहाँ खाना खाते तो तुमसे बिल न लिया जाता। उसने कहा, यही बात है,
اور کلب کے دربان کی طرف متوجہ ہو گئی جو لپکتا ہوا ہماری طرف آیا تھا۔ للی نے اس سے بڑے ہمدردانہ انداز میں بات کی۔ دربان یقیناً اسے پہچانتا تھا۔ کلب کے دروازے سے اندر داخل ہوتے ہوئے میں نے للی سے پوچھا، یہاں داخلے کے لیے کچھ شرائط نہیں ہیں؟ بولی بہت سخت شرائط ہیں، یہاں پر کوئی بھی ایسا شخص داخل نہیں ہو سکتا جو ممبر نہ ہو۔ میں نے کہا مگر میں تو ممبر نہیں ہوں۔ وہ بولی کس کی مجال ہے جو تمہیں روکے؟ وہ بیٹھ گئی۔ پھر بولی یہاں کے مستقل ممبر کے ساتھ بھی کوئی غیر ممبر اندر نہیں آ سکتا، لیکن اس کا مطلب یہ بھی نہیں ہے کہ کلب کے مالک کی بیٹی یا اس کے کسی مہمان کو اندر داخل ہونے سے روکا جائے۔ وہ مجھے ڈائننگ ہال میں لے گئی۔ میں نے کہا کھانا تو ہم کھا کر آئے ہیں۔ اس نے کہا ہم یہاں ایک کام سے آئے ہیں، کلب کے قواعد و ضوابط کا احترام نہیں کرتے، لہٰذا ہم کہیں بھی بیٹھ سکتے ہیں۔ ایک بیرا ہماری میز کی طرف آیا اور اس نے مؤدبانہ انداز میں مینیو ہمارے سامنے رکھ دیے۔ للی نے مینیو ایک طرف سرکاتے ہوئے بے پرواہی سے کہا، مینیجر کو بھیج دو۔ بیرے کا منہ حیرت سے کھل گیا۔ جی؟ للی نے سرد لہجے میں کہا، میں نے تم سے کہا ہے مینیجر کو بھیج دو، کیا اتنی سی بات تمہیں سمجھ نہیں آتی؟ بیرا بوکھلائے ہوئے انداز میں رخصت ہو گیا۔ بیرے کے جانے کے بعد میں نے پوچھا، یہاں کا ممبر بننے کی کیا شرائط ہیں؟ وہ میری آنکھوں میں دیکھ کر بولی، بہت مہنگا کلب ہے، میں اپنی پورے مہینے کی تنخواہ سے یہاں ایک شام بھی نہیں گزار سکتی۔ میں نے کہا اطلاع کا شکریہ، یہ اندازہ تو مجھے بھی ہے مگر تم غلط سمجھ رہی ہو۔ یہ میں اس لیے نہیں پوچھ رہا کہ مجھے یہاں کا ممبر بننا ہے، بلکہ میں تو صرف معلومات حاصل کرنا چاہ رہا تھا۔ اس نے کہا، یوں سمجھ لو اسرائیل کا ہر دولت مند شخص اس کلب کا ممبر بننے کا آرزو مند ہے، لیکن دولت مندی کی حیثیت ثانوی ہے۔ اصل میں تو ممبر بننے کے لیے کوئی بڑا سرکاری افسر ہونا ضروری ہے۔ میرے پورے جسم میں سنسنی دوڑ گئی۔ اب مجھ پر للی کی اہمیت پوری طرح آشکار ہوئی۔ مجھے افسوس ہونے لگا کہ میں نے اسے پہلے اتنی بری طرح نظر انداز کیوں کر دیا تھا۔ اگر اس کے بارے میں اتنی قیمتی اور تفصیلی معلومات مجھے پہلے روز ہی حاصل ہو گئی ہوتی تو آج حالات کچھ اور ہوتے ہیں۔ میں نے پچھلے دنوں جو وقت برباد کیا تھا اس میں بہت سے کارآمد کام کر سکتا تھا، لیکن جو وقت گزر چکا تھا اس پر پچھتانا اور افسوس کرنا فضول تھا۔ اب تو مجھے مستقبل کے بارے میں سوچنا تھا۔ مجھے ملازمت کی ضرورت تو تھی نہیں، لہٰذا میں نے فوری طور پر فیصلہ کیا کہ اس کے ڈیڈی سے نہیں ملوں گا۔ شیگورائے جانے کا پروگرام التوا میں نہیں ڈالا جا سکتا تھا اور اس سٹیج پر للی کے ڈیڈی سے بھی کوئی فائدہ اٹھانا ممکن نہیں تھا، بلکہ ان سے ملاقات کی صورت میں فی الحال نقصان کا ہی امکان تھا۔ خواہ میری پوزیشن خراب ہو جاتی۔ للی نے ٹہوکا دیا، کیا سوچنے لگے؟ میں نے چونک کر کہا، کچھ نہیں، میں سوچ رہا تھا کہ پتہ نہیں تمہارے ڈیڈی یہاں موجود بھی ہوں گے یا نہیں۔ وہ بولی، تل ابیب میں موجود ہوں تو وہ یہاں ضرور آتے ہیں، اور آج کل وہ یہی ہیں، مجھے معلوم ہے، لہٰذا اگر وہ ابھی تک کلب نہیں آئے تو آئیں گے ضرور۔ میں نے پوچھا، اور کلب کب تک کھلا رہتا ہے؟ وہ بولی، رات کے 2 بجے تک۔ میں نے پوچھا، کیا یہاں جوا بھی ہوتا ہے؟ اس کے انداز میں ہچکچاہٹ نظر آئی۔ پھر اس نے کہا، ہاں یہاں جوا بھی ہوتا ہے۔ ڈیڈی سے میرے اختلاف کی ایک بڑی وجہ یہ بھی ہے کہ میں جوئے کے کاروبار کی سخت مخالف ہوں، لیکن ان کا کہنا ہے کہ صرف وہ جوا برا ہے جو غیر قانونی طور پر کھیلا جائے۔ دراصل ڈیڈی بھی۔ وہ ایک لمحے کے لیے رکی، پھر بولی، معاف کرنا، میں ذرا صاف گوئی سے گفتگو کروں گی۔ دیگر یہودیوں کی طرح ڈیڈی بھی صرف دولت کو اہمیت دیتے ہیں، میں اس چیز کی سخت مخالف ہوں۔ پیسہ کمانے میں، دولت بنانے میں کوئی آر نہیں ہے، لیکن ایسا بھی کیا کہ آدمی اچھے اور برے کی تمیز ہی کھو بیٹھے۔ میں نے پوچھا، کیا تمہاری ممی بھی یہودی ہیں؟ اس نے تلخ لہجے میں کہا، ہاں ممی بھی یہودی ہیں اور میں بھی یہودی۔ لیکن تم نے یہ کیوں پوچھا؟ کیا اس لیے کہ میرے نظریات یہودیوں سے مختلف ہیں؟ میں گڑبڑا گیا، نہیں، دراصل میں نے سوچا وہ خیر چھوڑو۔ بولی، نہیں بتاؤ، تم نے ممی کے بارے میں سوال کیوں کیا؟ میں نے کہا، ویسے ہی پوچھ لیا تھا، تم تو پیچھے ہی پڑ گئیں۔ یہودیوں کے نظریات سے ہٹ کر بولو گی تو کوئی کیا سوچے گا؟ اس نے ایک ٹھنڈی آہ بھر کر کہا، تم ٹھیک کہہ رہے ہو، مجھے واقعی اس انداز میں نہیں سوچنا چاہیے، مگر میں بھی کیا کروں؟ جو چیز میرا ذہن قبول نہیں کرتا میں اسے کیسے تسلیم کروں؟ میں نے گفتگو کے اس موڑ سے فائدہ اٹھاتے ہوئے کہا، تمہاری بات میں وزن ہے اور اسی لیے میں سوچ رہا ہوں کہ فی الحال تمہارے ڈیڈی سے نہ ملوں۔ وہ چونک پڑی، کیوں؟ تمہاری صحت پر کیا اثر پڑ رہا ہے؟ میں نے کہا، تم نے اپنے ڈیڈی کے بارے میں پہلے کچھ نہیں بتایا تھا۔ مجھے اندازہ نہیں تھا کہ ان کے کاروبار میں ایسے کلب وغیرہ بھی شامل ہوں گے۔ میں یہ محسوس کر رہا تھا کہ اس وقت میری جو ذہنی کیفیت ہو رہی ہے اس میں تمہارے ڈیڈی کا سامنا کرنا مناسب نہیں رہے گا۔ اس نے مشکوک نظروں سے مجھے گھورا۔ بولی، کیا میں یہ سمجھوں کہ تم ایک بار پھر میری مدد قبول کرنے سے فرار ہو رہے ہو؟ میں نے کہا، ہرگز نہیں، بلکہ یہ محض وقتی گریز ہے۔ ایک آدھ روز میں خود کو ذہنی طور پر تیار کر لوں تو پھر ضرور تمہارے ڈیڈی سے ملوں گا۔ للی نے کہا، اوہ، مینیجر آ رہا ہے۔ وہ ایک خوش شکل اور وجیح آدمی تھا۔ ہماری میز کے نزدیک آ کر وہ احتراماً جھکا اور پھر سیدھا کھڑا ہو گیا۔ اس نے کہا، خوش آمدید مس آندرے۔ بڑے عرصے کے بعد ہمارے کلب کی قسمت جاگی۔ اس کا انداز بڑا فدویانہ تھا،
लिली ने बड़े बावकार अंदाज में सवाल किया, डैडी मौजूद हैं? उस वक्त वो एक बिल्कुल मुख्तलिफ लड़की नजर आई। मैनेजर ने कहा, जी हाँ मिस आंद्रे, क्या मैं उन्हें आपकी आमद की इत्तला दूं? लिली ने खुश्क लहजे में कहा, कोई जरूरत नहीं है, और हमारे लिए चाय भिजवा दो। मैनेजर बौखलाए हुए अंदाज में बोला, मगर ये डाइनिंग हॉल है मिस आंद्रे, और डाइनिंग हॉल में। लिली ने उसे घूरा, डाइनिंग हॉल में चाय सर्व नहीं की जाती, यही कहना चाहते हो? मैनेजर और ज्यादा बौखला गया, बोला, जी 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 जी। लिली तंजिया लहजे में बोली, तुम ऐसा करो कि चाय की बजाय क्लब के कवायद व ज़वाबित की एक कॉपी मुझे भिजवा दो, ताकि मैं अपनी याददाश्त ताज़ा कर लूं। मैनेजर ने कोई जवाब न दिया। उसके माथे पर पसीने की बूंदें उभर आई थीं। लिली गुर्राई, जाओ जाकर चाय भिजवाओ, हम इसी मेज पर चाय पियेंगे। मैनेजर सरपट दौड़ा चला गया। यकीनन वो दिल ही दिल में सस्ता छूट जाने पर खुदा का शुक्र अदा कर रहा होगा। मैंने लिली से कहा, तुमने इस बेचारे के साथ ज्यादती कर दी। लिली ने आंखें निकाली, वो बेचारा है, दीगर यहूदियों की तरह वो भी लालची है। मुझे नफरत है लालची लोगों से। मैं उसे हैरत से देखता रह गया। वो कितने धड़ल्ले से यहूदियों की ज़हनियत को बुरा भला कहे जा रही थी, जबकि वो खुद भी यहूदी था, और एक मैं था जो दरअसल यहूदी नहीं था, मगर मेरी जबान पर मसलहतों ने ताले डाल रखे थे। यहूदियों का बहुत बड़ा दुश्मन होने के बावजूद मैं मारे खौफ के जबान से एक लफ्ज नहीं निकाल पा रहा था कि कहीं कोई मेरी तरफ से मशकूक न हो जाए। ये अंदर का खौफ था। किसी ने सच कहा है, खौफ कहीं बाहर से नहीं आता, वो तो आदमी के अंदर होता है। आदमी बाहर से कितना ही मजबूत क्यों ना हो, लेकिन अगर अंदर से कमजोर है तो हर लहजा लरसता रहता है। अनदेखे अंदेशे और वसवसे उसे हर आन अपनी गिरफ्त में लिए रखते हैं। और अगर कोई शख्स बाहर से कमजोर मगर अंदर से मजबूत हो तो उसे कोई खौफ नहीं होता। इसकी जिंदा मिसाल मेरे सामने मौजूद थी। लिली की जुर्रत की वजह से मुझे उस पर रश्क आने लगा था। मैंने कहा, लेकिन हर जगह कुछ ज़ाब्ते हैं और हमें अखलाकन उन ज़ाब्तों का एहतराम करना चाहिए। वो बोली, ज़रूर करना चाहिए, लेकिन मुझे इस जगह से ही इख्तिलाफ है। यहाँ जुआ खेला जाता है। जुआ खेलना भी अखलाकी जुर्म है। मैं इस क्लब के उसूल की खिलाफ वर्जी करके गोया एक किस्म का एहतजाज कर रही हूँ। बैरा चाय ले आया था। इस बार वो कुछ खौफजदा सा नजर आ रहा था। शायद मैनेजर ने उसे लिली के बारे में बता दिया था, और मैं सोच रहा था कि मुझे किसी भी वक्त तिल अवीव से शीगोराय रवाना हो जाना होगा, जिसके लिए मुझे रकम का बंदोबस्त भी करना था। इसकी 2-3 सूरतें मेरे जहन में थीं। एक सूरत तो ये थी कि मैं ग्रेस्टोन कंपनी से रकम ले लेता, जो मुझे बआसानी मिल जाती, लेकिन मैं नहीं चाहता था कि डेनिस को कोई माली नुकसान पहुंचाऊं। उसके जरिए मैंने बहुत फायदे उठा लिए थे, इसके इवज में उसे कोई नुकसान नहीं पहुंचाना चाहता था। दूसरी सूरत ये थी कि लकी हावर्ड से कहूं कि वो अपने हमराह कुछ रकम ले ले, मगर ये भी मेरे लिए नाकाबिले कबूल था। लकी हावर्ड तो खुद मुझ पर इन्हिसार कर रही थी। ये मुनासिब नहीं मालूम होता था कि मैं उस पर अपनी कोई कमजोरी जाहिर करूं। तीसरी और आखिरी सूरत ये थी कि मैं अपनी सलाहियतों के बलबूते पर रकम हासिल करूं, और यही एक सूरत मेरे लिए काबिल कबूल थी। मेरे लिए रकम का हुसूल कोई मसला नहीं था, लेकिन मैं तिल अवीव में रहकर ऐसा कोई कदम नहीं उठाना चाहता था जिससे मेरी राह में बिला वजह के मसाइल पैदा हों। लिहाजा रकम के हुसूल के लिए कोई ऐसा जरिया इख्तियार करने से गुरेज करना चाह रहा था जिसके लिए मुझे कानून शिकनी का मुर्तकिब होना पड़ता। मैं जर्रा बराबर रिस्क लेने का भी मुतहम्मिल नहीं हो सकता था, और इसके लिए सबसे बेहतरीन तरीका जुआ था, जिसे इस क्लब में सरकारी सरपरस्ती हासिल थी। मैं जुआ खेलकर जो भी रकम जीतता वो मेरा कानूनी हक होती। वो बोली, तुमने जुए के बारे में सवाल क्यों किया था? लिली ने यूं पूछा जैसे उसने मेरे ख्यालात पढ़ लिए हों। बोली, क्या तुम भी जुआ खेलते हो? मैंने कहा, नहीं, तुम्हारी तरह मैं भी जुआ खेलने को बुरा समझता हूँ, लेकिन अगर मुझे जरूरत पड़ जाए तो मैं अपनी जरूरत की हद तक खेलने में कोई आर भी महसूस नहीं करूंगा। वो हंसते हुए बोली, तुम झूठ बोल रहे हो। अगर तुम्हारी बात दुरुस्त मान ली जाए तो सवाल ये पैदा होता है कि तुमने टैक्सी क्यों फरोख्त कर दी? तुम अपनी जरूरत पूरी करने के लिए जुआ भी खेल सकते थे। एक झूठ को छुपाने के लिए 100 झूठ बोलने पड़ते हैं। उस वक्त भी यही हुआ। मैंने उससे एक झूठ बोला था और अब तक इस ज़िमन में कई झूठ बोल चुका था, और अब एक और झूठ बोलने के लिए खुद को तैयार कर रहा था। मैंने बड़े सुकून से कहा, पहले मैंने यही किया था। जब मैं जुए में हार गया तो मुझे जरूरत पूरी करने के लिए टैक्सी बेचना ही पड़ी। वो बोली, तुम मजाक कर रहे हो? उसने यूं कहा जैसे उसे मेरे जुआ खेलने की खबर सुनकर सख्त सदमा पहुंचा हो। मैंने सुनी अनसुनी करते हुए कहा, अभी मुझे मजीद रकम की जरूरत है, लिहाजा मुझे बताओ कि मैं यहाँ जुआ खेल सकूंगा। लिली ने बेसाख्ता कहा, मैं तुम्हें इसका मशवरा नहीं दूंगी। मैंने खुश्क लहजे में कहा, मैं तुमसे मशवरा नहीं मांग रहा, सिर्फ ये पूछ रहा हूँ कि तुम इस सिलसिले में मेरी मदद कर सकोगी। बोली, मैं तो तुम्हारे फायदे के लिए कह रही थी, तुम नहीं जानते कि यहाँ। मैंने हतमी अंदाज में कहा, मुझे हाँ या नहीं में जवाब चाहिए। मैं तशरीहात और वजाहतों में उलझना नहीं चाहता।
वो गुस्सीले लहजे में बोली, बिल्कुल खेल सकते हो। मैं बहुत जलील हूँ, पता नहीं कब सुधरूंगी। हर एक से हमदर्दी जताने बैठ जाती हूँ। मैंने कहा, आप जल्दी से ये भी बता दो कि यहाँ जुआ खेलने के लिए क्या शराइत पूरी करना पड़ती हैं। वो बोली, जुआ खेलने के लिए टोकन हासिल करने पड़ते हैं। टोकन सिर्फ अमरीकी डॉलर अदा करके हासिल किए जा सकते हैं। टोकन वापस करने पर भी अमरीकी डॉलर में ही अदायगी की जाती है। मैंने मुतमईन अंदाज में कहा, काफी है, अब ये बताओ कि जुआ होता कहाँ है। लिली ने खड़े होते हुए कहा, मेरे साथ आओ। वो मुझे मुख्तलिफ राहदारियों से गुजारती हुई एक वसीओ अरीज हॉल में ले गई। मेरी आंखें हैरत से फटी की फटी रह गईं। वहाँ हर किस्म के जुए का जदीद तरीन सामान मौजूद था। कई अकसाम की रूलेट मशीनों के अलावा वहाँ बेशुमार मेजें भी थीं जो सब की सब भरी हुई थीं। उन सब पर ताश खेले जा रहे थे। हर मेज पर टोकनों के अलावा शराबों के जाम भी रखे थे। जुआ जोरों शोर से हो रहा था और हॉल की फजा धुएं की वजह से कसीफ हो रही थी। मैंने पूरे हॉल पर एक तायराना निगाह डाली और पहली ही निगाह में अंदाजा कर लिया कि वहाँ खेलने वाले अफराद में दो किस्म के लोग थे। एक वो जो वाकई साहिब सरवत मालूम हो रहे थे, और दूसरे वो लोग थे जिन्होंने लिबास तो बहुत आला जेबतन कर रखे थे, मगर अपने अंदाज़ो अतवार से उनका ताल्लुक आला तबके से मालूम नहीं हो रहा था। मैं समझ गया कि दीगर क्लबों की तरह यहाँ भी क्लब की इंतजामिया ने ऐसे किराए के लोगों का बंदोबस्त कर रखा है जो सीधे साधे लोगों से बेईमानी के जरिए रुपया बटोरते हैं। अब मुझे सही तौर पर अंदाजा हो रहा था, क्लब की यौमिया आमदनी बिलाशुबा लाखों में पहुंचती होगी। लिली ने कहा, यहाँ जुआ खेलने के लिए क्लब का मेंबर होना लाजमी नहीं। मैंने चौंक कर कहा, लेकिन पहले तो तुम कह रही थी कि क्लब में दाखिल होने के लिए मेंबर होना जरूरी है। बोली, मैं ठीक कह रही थी, लेकिन इस मखसूस हिस्से के लिए ये रियायत है कि एक मेंबर अपने हमराह एक आदमी ला सकता है। मैंने कहा, ठीक है, चलो वापस चलें। बोली, क्यों, तुम खेलोगे नहीं? मैंने कहा, आज नहीं। फिर क्लब से बाहर आकर मैंने एक टैक्सी रोकी और लिली को उसके फ्लैट पर छोड़कर मैं ग्रेस्टोन के दफ्तर के पास उतर गया। मेरी कार वहीं मौजूद थी जहां मैंने पार्क की थी। कार में बैठकर मैं वापस घर पहुंच गया। अगले रोज सबसे पहले मैंने ग्रेस्टोन कंपनी के दफ्तर का रुख किया। अपना पासपोर्ट और दीगर मुतल्लिका कागजात मैंने मिस्टर लुइस के हवाले किए और उनसे पूछा कि मेरे कागजात कब तक तैयार हो जाएंगे। मिस्टर लुइस ने कहा, मेरा ख्याल है 3 घंटे के अंदर अंदर सारा काम हो जाएगा। मैंने मुतहय्यराना लहजे में कहा, 3 घंटे या 3 दिन? मिस्टर लुइस ने फखरिया अंदाज में कहा, ग्रेस्टोन कंपनी की साख भी बहुत उम्दा है और सरकारी महकमों में हमारा असर और रसूख भी बहुत है। हमारे किसी काम में कभी ताखीर नहीं होती। मैंने पूछा, तो मैं 1 बजे आ जाऊं? मिस्टर लुइस ने कहा, 2 बजे। 1 बजे तो लंच टाइम होगा। मैंने सर को इस्बाती जुम्बिश दी और दफ्तर से बाहर निकल आया। मेरे पास काफी वक्त था, चुनाचे मैंने सोचा कि ये वक्त लकी हावर्ड के साथ गुजारा जाए। कल उससे मुलाकात नहीं हुई थी और मुझे यकीन था कि वो मुझसे मिलने के लिए बेताब हो रही होगी। मगरबी माहौल की परवरदा होने की वजह से वो अपनी बेताबी का अलल ऐलान इजहार किया करती थी। उसकी जगह कोई मशरकी लड़की होती तो अपनी बेताबी को छुपाने की भरपूर कोशिश करती। मैं ऑलिव हावर्ड के घर पहुंचा। लकी मौजूद थी। मुझे देखते ही वो मेरी तरफ दौड़ पड़ी। उसने शाकी लहजे में कहा, कल कहाँ गायब रहे? मैं तुम्हारा इंतजार करती रही। मैंने कहा, यहाँ से रवानगी के इंतजामात में बुरी तरह उलझा हुआ था। मुझे अफसोस है कि मेरी वजह से तुम्हें कोफ्त उठाना पड़ी। बोली, अपना पता नहीं बताते तो कम से कम फोन नंबर ही दे दो ताकि कम से कम फोन कर लिया करूं। मैंने बौखलाने की अदाकारी करते हुए कहा, क्यों, तुम मेरी जान के दर पे हुई हो? मेरे डैडी को पता चल गया कि कोई लड़की मुझे फोन करती है तो मेरी खाल खींच कर उसमें भूसा भर देंगे। लकी ने बड़ा बुरा सा मुंह बनाया। बोली, खैर तुम ये बताओ कि तुम्हारी तैयारियां कहाँ तक पहुंची? मैंने कहा, 2-2:30 बजे तक कागजात मिल जाएंगे, उसके बाद सिर्फ टिकट रह जाएगा। लकी खुशी से उछल पड़ी। बोली, गोया हम कल सुबह यहाँ से रवाना हो सकेंगे। कल सुबह यहाँ से शीगोराय के लिए एक फ्लाइट रवाना होगी। मैं मालूमात हासिल कर चुकी हूँ। मेरे कागजात तो पहले ही मुकम्मल हैं, सिर्फ टिकट खरीदना बाकी रह गया है। मैंने कहा, ठीक है, यहाँ से वापसी में मैं तुम्हारा पासपोर्ट लेता जाऊंगा और अपने टिकट के साथ ही तुम्हारा टिकट भी खरीद लूंगा। दोपहर का खाना लकी के घर पर खाने के बाद जब मैं ग्रेस्टोन कंपनी के दफ्तर पहुंचा तो 3 बज रहे थे। मिस्टर लुइस ने मुझे देखते ही कागजात मेरे हवाले कर दिए। मुस्कुराकर कहा, विश यू गुड लक मिस्टर डेनिस। कागजात हर एतबार से मुकम्मल थे। मैं उनका शुक्रिया अदा करके वहां से निकला और सीधा एयरलाइन के दफ्तर पहुंचा। अगले रोज सुबह 5 बजे वाली फ्लाइट के 2 टिकट बआसानी मिल गए। हर काम बड़ी सहूलत से हो रहा था। मैंने ऑलिव हावर्ड के घर जाकर लकी का टिकट उसके हवाले किया। कहा, अब मैं घर जाकर रवानगी की तैयारियां करूंगा, तुम सुबह 3 बजे एयरपोर्ट पहुंच जाना। उस वक्त तक के लिए खुदा हाफिज। उसने बेतकल्लुफी से कहा, तुम यहीं आ जाना, ड्राइवर हम दोनों को एयरपोर्ट छोड़ देगा। मैंने कहा, नहीं मुमकिन है डैडी मुझे छोड़ने एयरपोर्ट तक जाने को तैयार हो जाएं। अगर ऐसा हो गया तो फिर क्या होगा? उसने बादल नखास्ता हामी भर ली। उससे रुखसत होकर मैं घर वापस आ गया। डेनिस की कार उसकी मखसूस जगह खड़ी करके मैंने उस पर अलविदाई निगाह डाली और फ्लैट की तरफ बढ़ गया।
मुख्तसर से सूटकेस में मैंने ज़रूरी सामान पैक किया और डेनिस की बीवी और डेनिस की दोनों बहनों को चंद माह के लिए खुदा हाफिज कहकर फ्लैट से निकल आया। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की एपिसोड। उम्मीद करते हैं आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। जाने से पहले इस वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर करना मत भूलिए। कमेंट करके हमें बताइए कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगी। और अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाकर ऑल नोटिफिकेशंस ऑन कर लीजिए।